हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है। ये 15वां वीडियो है। इसके पहले 14 वीडियो आ चुके हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लिए थे। आज की वीडियो में मैं सिर्फ पेडागोजी के क्वेश्चन लेने वाली हूँ। ये मैंने कल के वीडियो में ही बता दिया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा ईवीएस मैंने कंप्लीट पढ़ा ही दिया था। क्लास 3 की मैंने समरी पढ़ाई है, क्लास 4 और 5 के नोट्स बनाकर पढ़ाया है। और जो नोट्स हैं वो आप मेरे टेलीग्राम से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम पर जाइए, मेरे चैनल पर आपको क्लास 4 और 5 की ईवीएस की पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ को डाउनलोड करके एग्जाम से पहले एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो। और यदि आपने वीडियो देखी है तो आपको पीडीएफ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन ज़्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक, पहला विकल्प है, विषय में पारंगत होगा। दूसरा है, शिक्षक ने उद्देश्य पाठ के प्रारंभ में ही बता दिए हैं। तीसरा है, विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता है। और चौथा है, विषय पूरा करने पर घर के लिए दत्त कार्य देता है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन ज्यादा प्रभावशाली होगा यदि, तो पर्यावरण अध्ययन ज्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बच्चे किस तरीके से सीखना चाहते हैं, शिक्षक को उसी तरीके से सिखाना है। जब शिक्षक विभिन्न संसाधनों का प्रयोग करेगा तो बच्चे उसमें रुचि लेंगे, और जब रुचि लेंगे तो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है? पहला विकल्प है, क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। दूसरा है, क्योंकि बच्चा अमूर्त बातों से अपने अनुभव जोड़ पाता है। तीसरा है, क्योंकि बच्चा संपूर्णता में बातों को आसानी से रट सकता है। और चौथा है, क्योंकि बच्चा खंडित बातों को आसानी से समझकर सार्थक समझ विकसित कर पाता है। अब इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जिस विकल्प में लिखा हो रटना, याद करना, दंडित करना, रटने के लिए प्रोत्साहित करना, श्रेणीकरण करना, इस तरीके के विकल्प आप पहले ही काट दीजिए, क्योंकि ना ही हमें बच्चों को रटकर सिखाना है। यानी रटा हुआ जो ज्ञान होता है वो अस्थायी होता है, कुछ समय बाद बच्चे भूल जाएंगे। तो रटने पर बल नहीं देना है, बच्चों को दंडित नहीं करना है, बच्चों को श्रेणी में विभाजित नहीं करना है। तो इस तरीके के विकल्प आप पहले ही काट देना, फिर आपके जो विकल्प बचे उनमें उत्तर ढूंढना। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा था कि आसानी से रट सकता है, तो इसे पहले ही काट दीजिए। फिर 3 विकल्प बचते हैं, तो इस तरीके से भी हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? पहला है दत्त कार्य, दूसरा है जांच सूची, तीसरा है अवलोकन, और चौथा है लिखित प्रश्न। तो इसमें पूछा गया है कि रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है। तो रेटिंग स्केल क्या है? तो रेटिंग स्केल एक उपकरण है जिसका उपयोग व्यक्तिपरक गुणों, व्यवहारों, प्रदर्शनों या दृष्टिकोणों का आकलन और परिमाणीकरण करने के लिए किया जाता है। और रेटिंग स्केल में आमतौर पर एक जांच सूची शामिल होती है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें एक जांच सूची शामिल होती है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो गया। अब जो और विकल्प लिखे हुए क्या होता है? दत्त कार्य होता है कि अध्ययन के पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में छात्रों को दिया जाने वाला छोटा कार्य, तो ये होता है दत्त कार्य। और अवलोकन क्या होता है? किसी विषय के बारे में ध्यान से अध्ययन करना, यानी सूक्ष्मता से अध्ययन करना। और लिखित प्रश्न
जिनका उत्तर भी लिखित रूप में दिया जाए। तो इन सब के बारे में आपको जानकारी है, इसमें बी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? पहला है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, दूसरा है व्याख्यानात्मक अभिलेख, तीसरा है पोर्टफोलियो और चौथा विकल्प है क्रम निर्धारण मापनी। तो रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है पर्यावरण अध्ययन में वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं, व्याख्यानात्मक अभिलेख क्या है? तो व्याख्यानात्मक अभिलेखों में छात्रों के व्यवहार, अंतःक्रिया और अधिगम की प्रगति के बारे में शिक्षक के अवलोकन और नोट्स शामिल होते हैं। पोर्टफोलियो क्या है? तो पोर्टफोलियो छात्रों के कार्यों और विचारों का संग्रह है जो समय के साथ उनकी प्रगति और उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। और क्रम निर्धारण मापनी, इसे रेटिंग स्केल कहते हैं। तो रेटिंग स्केल का उपयोग पूर्व निर्धारित मानदंडों या वर्णनकर्ताओं के आधार पर छात्रों के प्रदर्शन, व्यवहार या कौशल का आकलन करने के लिए किया जाता है। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है, पहला विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है, वह कौशल है। पहला विकल्प है ग्लोब का मापन और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने का कौशल, दूसरा है उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, तीसरा है अर्थपूर्ण कौशल निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल और चौथा है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल। तो पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है, वह कौशल है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में से संबंधित एक प्रयोग का संचालन करता है, विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? पहला विकल्प है अवलोकन, दूसरा है पहचानना, तीसरा है पानी के प्रति संवेदना और चौथा है समझ। तो इसमें पूछा गया है शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी से संबंधित एक प्रयोग का संचालन कर रहा है, तो कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? तो अवलोकन का विकास होगा, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अवलोकन के बारे में अभी आपको बताया था, किसी विषय के बारे में सूक्ष्मता से अध्ययन करना, बारीकी से और ध्यान से देखना और समझना, यही तो अवलोकन है, पहला विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया कौशल नहीं है? पहला विकल्प है अवलोकन, दूसरा है निष्कर्ष निकालना, तीसरा है निर्धारित करना और चौथा है पूर्व अनुमान लगाना। तो इसमें पूछा गया है कि कौन प्रक्रिया कौशल नहीं है, तो निर्धारित करना प्रक्रिया कौशल नहीं है, बाकी तीनों प्रक्रिया कौशल हैं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अवलोकन के बारे में अभी आपको बताया ही था। निष्कर्ष निकालना क्या होता है? तो निष्कर्ष निकालने में तार्किक निष्कर्ष निकालना या अवलोकनों और प्रमाणों के आधार पर अनुमान लगाना शामिल है। और पूर्व अनुमान क्या है? तो पूर्व अनुमान करने में आंकड़ों में देखे गए प्रतिमानों या रुझानों के आधार पर भविष्य में क्या हो सकता है, इसके बारे में अनुमान लगाना शामिल है। इसमें तीसरा विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए। पहला विकल्प है वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक, दूसरा है किसी भी समयावधि का, तीसरा है प्रकृति से केवल शिक्षक अभिमुख और चौथा है केवल पाठ्य पुस्तक की दी गई सामग्री पर केंद्रित। तो ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए, वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में सम्मिलित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रियाकलाप का संचालन करना, दोहराना, योजना बनाना, प्रक्रम पर विचार करना। अब इसको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले होगा योजना बनाना। सबसे पहले किसी भी कार्य को करने के लिए
हम सबसे पहले योजना बनाते हैं, तो सी आएगा सबसे पहले नंबर पर। उसके बाद क्रियाकलाप का संचालन करना, ये दूसरे पे आएगा। उसके बाद होगा प्रक्रम पर विचार करना और फिर दोहराना, यानी कि पहले आएगा सी, फिर आएगा ए, फिर आएगा डी, फिर आएगा बी, यानी कि सी ए डी बी, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ईवीएस पाठ्यचर्या का आधार वाक्य है। पहला विकल्प है रचनावाद सिद्धांत, दूसरा है संज्ञानात्मक सिद्धांत, तीसरा है सामाजिक रचनावाद सिद्धांत और चौथा है व्यवहारवाद अधिगम सिद्धांत। तो ईवीएस पाठ्यचर्या का आधार वाक्य है सामाजिक रचनावाद सिद्धांत। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ईवीएस के शिक्षण अधिगम में परियोजना प्रक्रम लाभकारी है क्योंकि पहला विकल्प है यह शिक्षक को एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता बनाता है, दूसरा है इसे विविध संसाधनों की आवश्यकता होती है, तीसरा है बच्चे परियोजना करने वाले भाग और क्रिया के भाग से अभिभूत हो जाते हैं और चौथा है यह कार्यानुभव एवं अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। तो परियोजना प्रक्रम क्या है, पहले आपको ये जानना आवश्यक है। तो ईवीएस के शिक्षण अधिगम में परियोजना प्रक्रम एक छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है जो छात्रों को व्यवहारिक परियोजनाओं के माध्यम से वास्तविक दुनिया के मुद्दों और विषयों का अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब ये लाभकारी है क्योंकि यह कार्यानुभव एवं अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन से हैं? संसाधनों का सही समूह चुनें। तो अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण पूछे गए हैं। पहला विकल्प है विश्वविद्यालय, नदी, रेडियो, अभिकलित्र, दूसरा है बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक, माता पिता, तीसरा विकल्प है विश्वविद्यालय, अपशिष्ट सामग्री, माता पिता, ऑफिस और चौथा है मोबाइल फोन, समाचार पत्र, विज्ञापन गीत और रेडियो। तो सामुदायिक संसाधन क्या होते हैं? तो ईवीएस में अधिगम के सामुदायिक संसाधन समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों, पेशेवरों और संगठनों को संदर्भित करते हैं जो छात्रों के अधिगम के अनुभवों में योगदान दे सकते हैं। ये संसाधन वास्तविक जीवन के दृष्टिकोण, विशेषज्ञता और प्रत्यक्ष अधिगम के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प, बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक, माता पिता। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है अधिविन्यास अथवा सत्रीय कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला है अपनी प्रक्रिया के अनुसार परिवारजन अधिविन्यास में योगदान दे सकते हैं, दूसरा है अधिविन्यास मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होता है, तीसरा है अधिविन्यास को प्रतिदिन गृह कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए और चौथा है अधिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करते हैं। तो शिक्षा में अधिविन्यास अथवा सत्रीय कार्य विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और उनके आवश्यक कार्यों में से एक छात्रों की समझ में समालोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मकता और स्पष्टता को बढ़ावा देना है। अब इसमें पूछा गया है कि अधिविन्यास अथवा सत्रीय कार्य के विषय में कौन सा सही है? तो अधिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करते हैं, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जब छात्रों को अधिविन्यास अथवा सत्रीय कार्य दिए जाते हैं तो उन्हें विषयों का अन्वेषण करने, शोध करने और अपने विचारों और अंतर्दृष्टि को संरचित तरीके से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा के कई विद्यार्थी बहुत होनहार और बुद्धिमान हैं, तब आप ऐसे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे? पहला विकल्प है कोई विशिष्ट परियोजना
युक्ति प्रयुक्त नहीं की जाएगी। दूसरा है उन्हें उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के साथ बैठाया जाएगा। तीसरा है उन्हें अलग पढ़ाया जाएगा और चौथा है उन्हें समृद्ध पाठ्यचर्या का उपयोग कर पढ़ाया जाएगा। तो यदि आपकी कक्षा के कई विद्यार्थी होनहार और बुद्धिमान हैं, तब आप उन्हें समृद्ध पाठ्यचर्या का उपयोग कर पढ़ा सकते हैं। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। एक इस समृद्ध पाठ्यचर्या का उपयोग करने और उन रणनीतियों को शामिल करने से जो इन छात्रों को चुनौती देते हैं और संलग्न करते हैं, उन्हें उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद मिल सकती है और अधिगम के लिए आजीवन लगाव को बढ़ावा भी मिल सकता है। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पहला विकल्प है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास। दूसरा है विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। तीसरा है कच्चा कच्ची अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना और चौथा है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। तो एनसीएफ 2005 दृढ़ता से अनुशंसा करता है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का शिक्षण मुख्य रूप से कच्चा शिक्षण को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने का उद्देश्य होना चाहिए। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। पहला है उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना। दूसरा है उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। तीसरा है उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। और चौथा है उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। तो कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? तो उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों के ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ईवीएस जो है एक ऐसा विषय है जो प्राकृतिक वातावरण के बारे में बच्चों की जिज्ञासा को पोषित करने से संबंधित है और प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एक एकीकृत विषय के रूप में कल्पना की जाती है। यह एक एकल विषय दृष्टिकोण से परे है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्योंकि आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। क्यों दिया गया है, ये पूछा गया है। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। दूसरा है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। तीसरा है तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए और चौथा है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। तो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला विकल्प है विषय में रुचि का विकास करना। दूसरा है नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। तीसरा है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना और चौथा है शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। तो कविताओं और कहानियों को शामिल करने का जो उद्देश्य नहीं है वह बताना है। तो नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, ये कविताओं और कहानियों को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। बाकी आप देखते हैं तीनों उद्देश्य हैं। तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का जो उत्तर है वह दूसरा विकल्प हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपर्युक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करता? पहला विकल्प है यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। दूसरा है यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। तीसरा है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है और चौथा है यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। और जो
निम्नलिखित विशेषताओं में कौन उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करता? तो यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। जबकि ऐसा नहीं है तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो पर्यावरण अध्ययन है वह प्राकृतिक वातावरण के बारे में बच्चों की जो जिज्ञासा है उसे पोषित करने से संबंधित है। शब्दावली और परिभाषाओं पर बल नहीं देती है, तो चौथा ही इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? पहला है विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग। दूसरा है विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्याम पट पर बनाना। तीसरा है जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। और चौथा है शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों को दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। तो जो युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है वह पूछी गई है। तो जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित एक फिल्म प्रदर्शित करना, ये सबसे उपयुक्त है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि पहला है इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। तीसरा है यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। और चौथा है यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। तो एक खंड शामिल किया गया है कि हम क्या समझे, और यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। तो यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अध्ययन के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। उपर्युक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है? पहला लिखा है श्याम पट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। दूसरा है विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बनाता है, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। और चौथा है प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। तो उपर्युक्त 4 गतिविधियों में से जो सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है वह बतानी है। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। इसमें जो शिक्षार्थी होंगे वह सक्रिय रूप से भाग लेंगे। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीत का निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या करना, संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग। और चौथा है प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। तो कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाना है, तो शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहिए। ये सबसे अच्छा तरीका है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है। पहला विकल्प है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। दूसरा है परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। तीसरा है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। और चौथा है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में एक खंड है करके देखो, तो इसका उद्देश्य है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। पहला विकल्प है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। तो अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए
ये पूछा गया है। तो दत्त कार्य मैंने आपको बताया ही है कि अध्ययन के पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में छात्रों को आवंटित छोटा कार्य। तो इसमें अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य पूछा गया है, तो अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पहला है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। दूसरा है नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एकरसता को बदलना। शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। और चौथा है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो ये प्रश्न मैंने पहले भी लिए हैं, आप लोगों को सभी प्रश्नों के उत्तर पता होंगे। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? नहीं को ध्यान रखिएगा, वैसे क्वेश्चन पेपर में नहीं के नीचे अंडरलाइन आती है ताकि आप लोग सही से उसे समझ पाएं कि इसमें नहीं वाला प्रश्न है और आप उसी प्रकार से उत्तर दें। तो आपको भी ध्यान रखना है थोड़ा। चलिए विकल्प पढ़ लेते हैं। इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। दूसरा है इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में पढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। तीसरा है इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। और चौथा है इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। तो जो उद्देश्य नहीं है वह बताना है। तो मैंने आपको बताया ही है कि रटना, दंड देना, श्रेणीकरण करना, इस तरीके के विकल्प लिखे हों आप उन्हें तुरंत काट दीजिए। अब इसमें जो उद्देश्य नहीं है पूछा गया है, तो याद करने पर कभी भी बल नहीं दिया जाता है, ना कोई उद्देश्य ऐसा होता है जिसमें याद करने के लिए कहा जाए। तो चौथा विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चौथा विकल्प इसका उत्तर होगा, पहला नहीं। गलती से मैंने पहला बोल दिया, पहला नहीं, चौथा विकल्प उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? पहला है संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन। दूसरा है शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। तीसरा है शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। और चौथा है शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने, उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और आज का आखिरी प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता, किसे शामिल नहीं करता ये पूछा गया है। पहला है शिक्षार्थियों को अधिगम रिक्तियों की पहचान। दूसरा है शिक्षण में कमियों की पहचान। तीसरा है शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने। और चौथा है शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो चौथा विकल्प ही इसमें सही हो जाएगा। रचनात्मक आकलन जो है शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करता है। चौथा विकल्प इसमें सही है। तो आज की वीडियो में मैंने 30 प्रश्न लिए, 30 प्रश्न पेडागोजी के थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ईवीएस मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, जो भी मेरे चैनल से लगातार जुड़ा हुआ है वो ईवीएस में इस बार 30 में से 26, 27, 28 नंबर आसानी से ला सकता है। या 26 आ सकते हैं, 27 आ सकते हैं, 28 आ सकते हैं। और उसने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई की है, जो भी मैंने पढ़ाया है प्रैक्टिस भी लगातार कर रहा है, तो वो 30 में से 28 तो आसानी से प्राप्त कर लेगा, क्योंकि पूरा मैंने पढ़ाया है। क्लास 3 की मैंने समरी पढ़ा दी, क्लास 4 और 5 के मैंने नोट्स बनाकर पढ़ा दिया, आप लोगों को फ्री में नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए। यदि आपने नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप टेलीग्राम पर जाइए, नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। अभी समय है, प्रिंट करवा लीजिए, उनको पढ़ लीजिए यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं। ईवीएस की मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे वो भी करवा दिए हैं। 7 जुलाई वाला पेपर था वो भी मैंने सॉल्व करवा दिया है। तो यदि जो लगातार मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है उसको ईवीएस में तो कोई प्रॉब्लम इस बार नहीं होगी। और यदि आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पूछ सकते हैं सीटेट एग्जाम से संबंधित कोई भी आपको समस्या हो।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।